इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के भूगोल विषय के पाठ संख्या 10 के बारे में चर्चा करेंगे। भूगोल चैप्टर संख्या 10 जिसका नाम है मानवीय अधिवास। तो मानवीय अधिवास या अधिवास से संबंधित जो महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उसी पर हम लोग आज के क्लास में परिचर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, अधिवास क्या है या अधिवास से आप क्या समझते हैं? अधिवास क्या है या अधिवास से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, अधिवास मानव की तीसरी मूलभूत आवश्यकता है। अधिवास मानव की तीसरी मूलभूत आवश्यकता है। मानव जिस स्थान को अपने आश्रय के लिए, अपने निवास करने के लिए चुन लेता है और वहाँ पर जिन मकानों में, घरों में, झोपड़ियों, मकान, झोपड़ी, घर आदि का निर्माण करके रहता है, उसी जगह को हम अधिवास के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रश्न है, अधिवास की विशेषता को लिखें। दूसरा प्रश्न है, अधिवास की विशेषता को लिखें। आपका उत्तर होगा, अधिवास की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित हैं। अधिवास की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अधिवास में मानव एक सामाजिक प्राणी की भांति जीवन व्यतीत करता है तथा अपने विचारों एवं वस्तुओं का आदान प्रदान करता है। दूसरी विशेषता है, अधिवास में गृह या मकान अधिवास की प्रारंभिक इकाई होती है। तीसरा, अधिवासों में संपर्क हेतु पगडंडियों, गलियां एवं सड़कें बनाई जाती हैं। तीसरा प्रश्न है, उपनगरीकरण क्या है? उपनगरीकरण क्या है या उपनगरीकरण से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, नगरीकरण की एक नवीन प्रवृत्ति। नगरीकरण की एक नवीन प्रवृत्ति जिसमें मानव बड़े शहर के सघन घने क्षेत्र में स्थित आवासों को छोड़कर शहर के बाहर एक ऐसे खुले और स्वच्छ वातावरण में अपना आवास बनाकर रहने लगता है, तो इसी को हम उपनगरीकरण के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, बस्तियों के प्रकार को लिखें। तो आकृति के आधार पर बस्ती के मुख्य 2 वर्ग हैं। आकृति के आधार पर बस्ती के मुख्य 2 वर्ग हैं। नंबर 1, सघन या संहत बस्ती। इस अधिवास में बस्ती के घर आसपास परस्पर एक दूसरे से सटे होते हैं। जब 2 घर आपस में सटे हों, दोनों के बीच दूरी बहुत कम हो, तो इसे सघन या संहत बस्ती कहते हैं। दूसरा, प्रकीर्ण या एकाकी बस्ती। इस बस्ती में घर एक दूसरे से काफ़ी अलग अलग होते हैं और 2 मकानों के मध्य प्रायः कृषि भूमि देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण बस्तियों की अवस्थिति और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं? ग्रामीण बस्तियों के अवस्थिति और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं? आपका उत्तर होगा, ग्रामीण बस्तियों की अवस्थिति और विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। नंबर 1, भूमि का स्वरूप। नंबर 2, जल की उपलब्धता। नंबर 3, उच्च भूमि के क्षेत्र। नंबर 4, गृह निर्माण की सामग्री। नंबर 5, सुरक्षा की प्रचुर व्यवस्था। नंबर 6, समुचित मात्रा में वर्षा। नंबर 7, सूर्य के प्रकाश की उपलब्धता। नंबर 8, मिट्टी की उपलब्धता। इसके अलावा सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक वातावरण की भावना भी ग्रामीण अधिवास को और उसके विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। अगला प्रश्न, नियोजित बस्तियां किसे कहते हैं? नियोजित बस्तियां किसे कहते हैं? आपका उत्तर होगा, सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण कर। सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण कर जब वहाँ एक कुशल योजना के माध्यम से, सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण कर जब वहाँ एक कुशल योजना के माध्यम से आवास, पेयजल तथा अन्य सभी प्रकार की अवसंरचनात्मक सुविधा उपलब्ध कराकर बस्ती को विकसित किया जाता है, तो इसी बस्ती को नियोजित बस्ती के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है,
ग्रामीण बस्तियों को किन किन आधारों पर विभक्त किया गया है? ग्रामीण बस्तियों को किन किन आधारों पर विभक्त किया गया है? आपका उत्तर होगा ग्रामीण बस्तियों को निम्नलिखित आधार पर वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1, विन्यास के आधार पर। विन्यास के आधार पर ग्रामीण बस्ती के 5 वर्ग हैं: मैदानी ग्राम, पठारी ग्राम, तटीय ग्राम, वन ग्राम और मरुस्थलीय ग्राम। दूसरा है कार्य के आधार पर, और कार्य के आधार पर बस्ती के 4 रूप हैं: कृषि ग्राम, मछुआरों के ग्राम, लकड़हारों के ग्राम और पशुपालकों के ग्राम। और आकृति के आधार पर, तो आकृति के आधार पर बस्ती के 6 रूप हैं। आकृति के आधार पर बस्ती के 6 रूप हैं: रैखिक प्रतिरूप वाली बस्ती, आयताकार या चौकपट्टी प्रतिरूप वाली बस्ती, तारे के आकार का प्रतिरूप वाली बस्ती, टी आकार, वाई आकार अथवा क्रॉस आकार के प्रतिरूप वाली बस्ती, वृत्ताकार प्रतिरूप वाली बस्ती और दोहरे ग्राम वाली बस्ती। अगला प्रश्न है, विकासशील राष्ट्रों में ग्रामीण बस्ती की समस्या क्या है? विकासशील राष्ट्र में ग्रामीण बस्ती की समस्या क्या है? आप उत्तर लिखेंगे, विकासशील राष्ट्र में ग्रामीण बस्ती की प्रमुख समस्या निम्नलिखित है। नंबर 1, स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति का न होना, शौच घर तथा कूड़ा कचरा निस्तारण की सुविधा का न होना, पक्की सड़कों का अभाव, आधुनिक संचार के साधनों की कमी, ग्रामीण बस्तियों में घटिया मकान, घटिया स्तर के मकान स्थानीय सामग्री से निर्मित किए जाते हैं, एक ही मकान में पशु तथा परिवार के साथ रहते हैं लोग, बस्ती में, ग्रामीण बस्ती में रोजगार के अवसर क्या होते हैं? सीमित होते हैं। ये ग्रामीण बस्ती की या विकासशील देशों में ग्रामीण बस्ती की कुछ समस्याएं हैं। अगला प्रश्न है, नगरीय बस्ती किसे कहते हैं? नगरीय बस्ती किसे कहते हैं? तो उत्तर होगा, नगरीय बस्ती उस बस्ती को कहते हैं जहां निवास करने वाले लोग द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप में लगे रहते हैं। नगरीय बस्ती उस बस्ती को कहते हैं जहां के लोग या जिस बस्ती में निवास करने वाले लोग द्वितीयक या तृतीयक क्रियाकलाप में लगे होते हैं। या दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं आप है कि नगरीय बस्ती उस बस्ती को कहते हैं जहां का जनसंख्या घनत्व 400 या 400 से ज़्यादा होता है और जहां के 75% से ज़्यादा लोग द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप में लगे होते हैं। अगला प्रश्न है, नगरीय बस्ती को किन किन आधारों पर बांटा गया है? नगरीय बस्ती को किन किन आधारों पर बांटा गया है? तो आपको बता दें, नगरीय बस्ती को 3 आधारों पर बांटा गया है। नंबर 1, जनसंख्या के आकार के आधार पर, नंबर 2, व्यावसायिक संरचना के आधार पर, नंबर 3, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर। और अगला प्रश्न है, नगरों के प्रकार्यात्मक वर्गीकरण पर प्रकाश डालें। नगरों के प्रकार्यात्मक वर्गीकरण पर प्रकाश डालें अथवा कार्य के आधार पर नगरों को किन किन वर्गों में बांटा गया है? आपका उत्तर होगा, कार्य के आधार पर नगरों को निम्नलिखित वर्ग में बांटा गया है। नंबर 1, प्रशासनिक नगर। नंबर 1 क्या है? प्रशासनिक नगर। यह नगर किसी देश या राज्य की राजधानी होता है। दूसरा, व्यापारिक एवं व्यावसायिक नगर। यह नगर उद्योग और व्यवसाय के केंद्र होते हैं। सांस्कृतिक नगर। यह नगर तीर्थ स्थल और धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। चौथा, मनोरंजन एवं स्वास्थ्यवर्धक नगर। यह मनोरंजन एवं स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाने वाले नगर होते हैं। औद्योगिक नगर। यह नगर उद्योग धंधा और व्यापार के केंद्र होते हैं। खनन नगर। यह नगर विभिन्न प्रकार के अयस्कों के खुदाई के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। और परिवहन नगर। यह नगर परिवहन के मुख्य केंद्र बिंदु पर स्थित होता है। अगला प्रश्न है, नगरीय बस्ती को उसके आकार और उपलब्ध सुविधा के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है? नगरीय बस्ती को उसके आकार और सुविधा के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है? आपका उत्तर होगा, नगरीय बस्ती को उसके आकार और सुविधा के आधार पर 6 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1, नगर। नंबर 2, शहर। 3 में सन नगर। 4 में विश्व नगरी। 5 में मिलियन सिटी और 6 में मेगा सिटी। अगला प्रश्न है, ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती में क्या अंतर है? ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती में क्या अंतर है? या ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती की विशेषता को लिखें। तो आपका उत्तर होगा, ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती में कई अंतर है। नंबर 1,
ग्रामीण बस्ती के लोग अपने जीविका के लिए प्राथमिक क्रियाकलाप में सम्मिलित होते हैं, जबकि नगरीय बस्ती के लोग अपने आजीविका के लिए द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप में लगे होते हैं। दूसरा अंतर है या दूसरी विशेषता है, ग्रामीण बस्ती नगरीय बस्ती को कच्चा माल उपलब्ध कराती है और नगरीय बस्ती ग्रामीण बस्ती को तैयार माल उपलब्ध कराती है। गांव में उच्च सेवाओं का अभाव पाया जाता है, जबकि शहर में उच्च सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। चौथा विशेषता है, अधिकांश ग्रामीण बस्तियां एकाकी होती है, जबकि शहरी बस्ती सघन होते हैं। ग्रामीण बस्ती के लोग आपस में प्रेम और भाईचारा के लगाव से जुड़े होते हैं, जबकि नगरीय बस्ती के लोग आपसी स्वार्थ से जुड़े होते हैं। छठा, ग्रामीण बस्ती के लोग कम गतिशील होते हैं, उनका जीवन सरल होता है, जबकि नगरीय बस्ती के लोग अधिक गतिशील होते हैं और उनका जीवन जटिल होता है। अगला प्रश्न है, मिलियन सिटी किसे कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा 10 लाख या 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले महानगर को 10 लाख या 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर को मिलियन सिटी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, मेगा सिटी किसे कहते हैं या मेगा सिटी क्या है? तो ऐसे महानगर जिनके नगर तथा उपनगरों की जनसंख्या मिलाकर 1 करोड़ से ज़्यादा हो, मतलब वह नगर जिसकी जनसंख्या उसके आसपास के उपनगरों को मिलाकर 1 करोड़ से ज़्यादा हो, मेगा सिटी कहलाता है। और विश्व का सबसे पहला मेगा सिटी न्यूयॉर्क था। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ शहर की विशेषता क्या है? एक स्वस्थ शहर की विशेषता क्या है? तो नंबर 1, स्वच्छ एवं सुरक्षित पर्यावरण, सभी निवासियों तक आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता, स्थानीय सरकार में जन समुदाय की भागीदारी, सबके लिए आसानी से उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाएं, आवागमन और संचार के साधनों की समुचित व्यवस्था। अगला प्रश्न है, साइट और सिचुएशन में क्या अंतर है? साइट और सिचुएशन में क्या अंतर है या स्थान एवं स्थिति में क्या अंतर है? आपका उत्तर होगा, स्थान उस भूमि का वास्तविक सूचक है। स्थान उस भूमि का वास्तविक सूचक है जिस पर बस्ती बसी हो, जबकि अपने परिस्थिति के संदर्भ में किसी स्थान की उपस्थिति को स्थिति कहते हैं। अगला प्रश्न है, स्मार्ट सिटी की विशेषता को बताइए। स्मार्ट सिटी की विशेषता को लिखिए। उत्तर होगा नंबर 1, आधारभूत सुविधा की समुचित व्यवस्था होती है इसमें। दूसरा, नगर के निवासियों को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त पर्यावरण मिलता है। तीसरा अंतर है, नगर के निवासियों के लिए बेहतर जीवन की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। चौथा अंतर है, नगर को प्राकृतिक आपदाओं के कम जोखिम वाले क्षेत्र में निर्मित किया जाता है। पांचवा विशेषता है, नगरों में कम संसाधनों के माध्यम से बस्ती सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। छठा विशेषता है, नगरों के सतत तथा समग्र विकास को प्रोत्साहन करना है और नगरों के लिए अलग लाइट हाउस की व्यवस्था करना है। ये मिलियन सिटी की विशेषता है। अगला प्रश्न है, गैरीसन नगर क्या है? इसका क्या प्रकार्य होता है? गैरीसन नगर क्या है? इसका क्या प्रकार्य होता है? आपका उत्तर होगा, गैरीसन नगर, जिसे छावनी नगर भी कहते हैं। इस नगर की स्थापना सैन्य संबंधी कार्यों के संपादन के लिए किया जाता है। इन नगरों को कैंट या कैंटोमेंट भी कहा जाता है। इस नगर में मुख्यतः सैनिकों को अभ्यास और प्रशिक्षण कराया जाता है, जैसे अंबाला, जालंधर, महू, उधमपुर इत्यादि। अगला प्रश्न है, महानगर किसे कहते हैं? महानगर किसे कहते हैं? आपका उत्तर होगा, महानगर उस नगर को कहते हैं जिस नगर की आबादी कम से कम 10 लाख तथा अधिक से अधिक 50 लाख के बीच हो। मतलब 10 लाख और 50 लाख के बीच वाले नगर को हम महानगर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, नगर बहुप्रकार्यात्मक होते हैं क्यों? नगर बहुप्रकार्यात्मक होते हैं क्यों? आपका उत्तर होगा, नगर बहुप्रकार्यात्मक होते हैं क्योंकि किसी नगर के विकास के लिए कोई एक कारक उत्तरदायी नहीं होता है। किसी नगर के विकास के लिए कोई एक कारक उत्तरदायी नहीं होता है, बल्कि अनेक कारक उत्तरदायी होते हैं। जब एक नगर की स्थापना हो जाती है तो उस नगर को अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए एक सार्वजनिक प्रशासन, वित्तीय प्रशासन, चिकित्सा, परिवहन, शिक्षा, जन उपयोगी सेवाएं, बाजार आदि अनेक प्रकार के कार्यों का संचालन करना होता है और इन कार्यों में अपने
अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ लोग शामिल होते हैं। इसलिए विद्वानों ने कहा कि नगर प्रकार्यात्मक होते हैं। तो ये रहा भूगोल विषय के अधिवास चैप्टर के या मानव बस्ती चैप्टर के महत्वपूर्ण लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न। अगले चैप्टर को लेकर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।